अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात के वाक़यात तो पहले भी ही सामने आते रहे थे, मगर अब ये इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक्स की भी ख़बरें सामने आ रही हैं, जिस पर ख़ुद बानी तहरीक इंसाफ ने भी नोटिस लिया है और जो भी रुकन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके ख़िलाफ़ इक़दाम लेने का भी उन्होंने हुक्म दिया है या हिदायत जारी की है। सबसे पहले इस्तीफ़ा सामने आता है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का। अच्छा, अब वो इसके ऊपर कोई रीज़न नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर भी हूँ मैं, क्योंकि तो इसलिए मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, इसलिए मैं पार्टी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम नहीं दे सकता। मगर उसके बाद इस्तीफ़ा सामने आता है पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर का, और वो कुछ वजूहात बताते हैं। वो वजूहात ही बताते हैं कि जी पार्टी फैसलों में उनका कोई इख्तियार नहीं है, उनको बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई भी नहीं मिलती, और सिर्फ चंद मखसूस लोग हैं जो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और वही पूरी पार्टी की पॉलिसी को चलाते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा फिर उमर अयूब ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो शेर अफजल मरवत साहब का एक बड़ा अहम ट्वीट सामने आता है, जिससे ये डिवाइड और भी खुलकर सामने आ जाती है। अब वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने पार्टी क़यादत पर तनकीद की। वो ये कहते हैं कि पार्टी क़यादत कोई भी काम पूरा नहीं कर सकी है। बानी तहरीक इंसाफ अब तक जेल से बाहर आ नहीं सके हैं। जो मैंडेट चोरी हुआ था वो अभी तक हमें वापस नहीं मिला। फिर हमारी ख़वातीन और कारकुनान जेलों में हैं, वो अभी तक वापस नहीं आ सके हैं। तो मुख्तलिफ वो चीज़ें गिनवाते हैं जिसमें पार्टी क़यादत को वो फेल्ड करार दे देते हैं। साथ ही वो शिबली फराज से भी मुतालबा कर देते हैं कि भाई आप भी इस्तीफ़ा दें, और वो ये कहते हैं कि कब्ज़ा माफिया का राज है शिबली फराज के लिए, वो कब्ज़ा माफिया की टर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर एक टसल हामिद खान और फवाद चौधरी की भी सामने आई है, जिसमें हामिद खान ये कहते हैं कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर ही एक और पार्टी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे पार्टी का उन्होंने नाम लिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस तरह की पार्टी बनाई जा रही है जिसमें इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब ऐड हो चुके हैं और वो असल में नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं पार्टी को। जबकि फवाद चौधरी साहब इस पर ये कहते हैं कि भाई हामिद खान है असल में जो कि पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, और जब तक हामिद खान नहीं निकल जाते पार्टी से या उन जैसे लोग नहीं निकल पाते तब तक ऑपोजिशन ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब ऑलरेडी एक पार्टी तनाव का शिकार है, ऑलरेडी एक पार्टी पर मुश्किलात हैं, एक्सटर्नल मुश्किलात हैं, ऐसे में अगर पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तिलाफात सामने आएंगे तो फिर पार्टी फंक्शन करेगी कैसे, क्या उसको मजीद नुकसान होगा? इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नज़्म साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्म साकिब साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हैं इस धड़ेबंदी की? आप कोई पैटर्न देख रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो इतना अच्छा आपने इंट्रो दिया है कि गुंजाइश ही नहीं रही अभी कि इस पे बात की जाए, क्योंकि आपने सारे का सारा इहाता करके तो सामने रख दिया है। जी, मैं तो फैक्ट्स बताए, एनालिसिस सलाम हमारे एन सलाम हमारे बलोचिस्तान के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। आप बात कर रही थी तो उनका एक शेर याद आया, इनको भी दीवार रस्ते की बना लेता हूं मैं। वाह। इनको भी दीवार रस्ते की बना लेता हूं मैं, ये जो हैं आसानियां सी मुश्किलों के इर्द गिर्द, यानी मुश्किलों के इर्द गिर्द जो आसानियां हैं इनको भी मैं अपने रास्ते की दीवार बना लेता हूं। तो आप इंट्रो दे रही थी और मुझे एन सलाम याद आ रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान के कोलंबसों की। एक शख्स था उसका नाम था कोलंबस, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। जी। अब होता ये कि 2011-12 में हम देखते हैं कि कुछ मुख्तदर हल्के जो हैं वो इमरान खान को दरियाफ्त करना शुरू करते हैं। वो चीज़ मुंतज होती है 2018 पे, जब वो दरियाफ्त कर लेते हैं कि ये शख्स है जो मुल्क की किस्मत संवार सकता है। हाँ। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, फिर उनको थोड़ी देर बाद ही गलती का एहसास होता है। अब उधर से लेके अब तक सारी डिटेल हमारे सामने है। ठीक है। उनकी 4.25 साल की हुकूमत करना, हिसाब किताब सारे इस वक्त आते हैं। इस वक्त सारी दुनिया जानती है, कम से कम पाकिस्तानी हर कोई जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान। अब इसके इर्द गिर्द जो भिड़ों की तरह से जमा हो रहे हैं ना इस शहद की तरफ लोग, वो अब इमरान खान को उनके कोलंबस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हमने सबसे पहले देखा, ये आपने यानी शेर अफजल मरवत साहब का नाम लिया जी, हर जगह पे सामने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। पता लगा थोड़ी देर बाद अपाइजन जरा पीछे हो जाओ, उनको पीछे कर दिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आते रहे जाते रहे, सीन पे आते थे, सीन पे नहीं आते थे।
अब हुआ ये कि ये चीज अब खुल के सामने आ गई कि ये ग्रुप बंदियां वाकई इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर यहां तक बात पहुंच गई कि उमर अयूब साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं इस्तीफा देता हूं। उधर से आप यानी उमर अयूब कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हो, उधर से आवाज आ रही है शिबली फराज साहब आप भी घर जाइए। आपने क्या आज तक किया? आप अपने लीडर को तो छुड़वा नहीं सके। एंड एंटर्स आपके फवाद चौधरी साहब जो पता नहीं किधर थे इतना अरसा, हमने तो उनको देखा कार में से निकलते हुए और पुलिस से भागते हुए और कोर्ट के अंदर छुपते हुए। अब अचानक वो आ गए हैं और बड़े सज धज के आ रहे हैं। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हमारे यहाँ आपने वो सुना होगा ना पंजाब में वो जो हुआ था, पंजाब हाउस में सारे ये जमा हो गए थे बहुत सारे लोग, वो जो बाद में पीएससी के चेयरमैन बने। अच्छा ये यानी किसी पार्टी में जाना, मसलन फवाद चौधरी साहब को देख लें, अगर पाकिस्तान में 8 बड़ी पार्टियां हैं तो वो सब में रहे हुए हैं बशमूल जनरल मुशर्रफ के साथ ही। माशाल्लाह। हमारा ये है कि चढ़ते सूरज की हमने पूजा करनी है और इस चीज की इमरान खान को समझ नहीं आ रही। जो मैं बात करना चाहता हूं ना, मैं 2 बातें करूंगा सिर्फ। पहली बात ये करूंगा कि इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही कि वो उनका मतलब है, खान का मतलब है पीटीआई, और उसको उन्होंने संभालना है और जेल से वो जल्दी वापस नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि आप वहीं रहें, केस पे केस होगा, तारीख पे तारीख होगी, जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब खान साहब को ये यकीन आना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी जो कि उनके नाम पे चल रही है और उनके नाम तक ही चलेगी, अपनी जिंदगी में वो देख रहे हैं, अपने सामने आंखों में वो देख रहे हैं कि उनके साथी या तो इधर हो रहे हैं या उधर हो रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, बजाय इसके कि हुकूमत के साथ बैठें या मुज़ाकरात करें या पार्लियामेंट में जाके किसी मसले पे बात करें या कम से कम उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश करें। उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, कहीं फैसला हो चुका है, कहीं फैसला हो चुका है कि खान जेल में रहेगा। अब कितनी मुद्दत तक है ये तो अभी हमें नहीं पता, हम कह नहीं सकते, लेकिन एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता यही है कि खान जेल में रहेगा। अब खान साहब को और उनके साथियों को जो वाकई चाहते हैं कि जी किसी तरीके से खान बाहर आए, मैंडेट चोरी हुआ है तो चलो इलेक्शन जल्दी करवा लेते हैं, कुछ तरीका ऐसा निकालें, उनको ये समझ लेना चाहिए कि खान का बाहर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप इनमें से किसी से पूछें, सब कहेंगे। मिसाल के तौर पे शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब या गौहर नायाब जो हैं वो कहेंगे जी देखें हमने दौड़ भाज तो बड़ी की है, इधर तकरीर की उधर तकरीर की, फलाना किया। जो दूसरे धड़े बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया अगर खान को नहीं छुड़ाया। वो इस तरह से कि अगर आप होते तो खान को छुड़ा लेते। तो ये 2 बातें सिर्फ छोड़ के जा रहा हूं आपके और आपके लाखों नाजरीन के लिए कि इमरान खान ने ये समझना है और उनके साथियों ने ये समझना है। ठीक है राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है इन इख्तिलाफात की रूट कॉज है क्या? क्या वही बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने भी किया है कि क्योंकि कुछ अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो सके इसलिए उन्होंने आदम एतमाद जाहिर कर दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप पर? यही मसला है, यही वजह है इख्तिलाफात की? अच्छा, मुझे अहदाफ इनके समझ नहीं आते कौन से अहदाफ इनके थे। अगर तो इमरान खान की रिहाई ही मसला है, मैं राना सनाउल्लाह पे तो शायद यकीन ना करूं, लेकिन नजमुल साकिर साहब की इंफॉर्मेशन पे यकीन रखता हूं कि इमरान खान को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, जब उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा तो रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी, ये मुझे ज़रा समझा दें। जब ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान ने अंदर रहना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी? ठीक है, हम असल में मसला ये है इस बात में कोई वज़न भी नहीं है ना मंतक है। जो लोग कहते हैं जी इमरान खान को रिहाई की कोशिश नहीं कर रहे और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कोई मेरे ख्याल 200-250 केसों में उनकी जमानत हो चुकी है, 1-2 केसों में उनके हक में फैसले आ चुके हैं, बड़े केसेस में साइफर जैसे है। तो एक के अब इद्दत वाला फंसा हुआ है, उसका जिस दिन आएगा तो उनके वो रिहाई की राह हमवार हो जाएगी, किसी और केस में डाल ले, वो तो फिर बाद की कोशिश है ना कि रिहाई की कोशिश किसको कहते हैं जी? पार्टी लीडरशिप
के ऊपर ये इस किस्म का इल्ज़ाम मेरा ख्याल है बिल्कुल बेतुका सा है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कोई टांगानिका या किसी और जगह पे रहते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान के अदालती प्रोसीजर्स और यहाँ पे जो दलील और सबूत की बात है वो तो दीवाने की बढ़ समझी जाती है। यहाँ पे तो इंसाफ का बहाव ऊपर की तरफ जाता है, पानी की तरफ नीचे नहीं आता। तो इसलिए ये कहना कि जी रिहाई के लिए कोशिश नहीं हो रही, और जबकि इतना कुछ हो भी चुका है। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि पार्टी जिन मसाइल और मराहिल से गुजरी है, हाँ। अभी तो जो ये चीज़ें ये तो बहुत माइनर थी उसके मुकाबले में, उसके बावजूद अगर वो 8 फरवरी के इलेक्शन में सारी मार धाड़ के बावजूद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, और अभी तक पॉपुलैरिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या शिकवा है आपको? किस चीज़ से शिकवा है? किस लीडरशिप से शिकवा है? कौन सी क़यादत थी जिसने ये सब कुछ किया? क्या फवाद चौधरी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, असद उमर साहब थे, या अली जैदी साहब थे, या वो दावा तो करते हैं, मरवत साहब भी दावा करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर लिया। जी जी। तो ये यकीनन पीछे बहुत से लोग हैं, ब्रेन है, स्ट्रेटजी है, ये सारा एक प्रोसेस हुआ जिसमें लोगों को पेपर जमा कराने जाते थे, वहाँ लोग छीनने के लिए खड़े होते थे, पेपर जमा नहीं करवाने देते थे आपको, नॉमिनेशन पेपर्स। तो इन मराहिल और मसाइल से गुजर के अगर पार्टी यहाँ तक पहुँची है, अब तो आसानियाँ शुरू हुई हैं, अब तो बेहतर हो रही है सूरत हाल, अब तो दिन ब दिन पार्टी की पोजीशन मजबूत हो रही है, उनके खिलाफ जो एक्टिविटी है वो कम पड़ रही है, और जो चीज़ें हैं वो जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, क्या उनके मोटिव हो सकते हैं अंदर से? ये इंटरनल, देखिए हर पार्टी के इंटरनल मसाइल होते हैं। आप मुझे बताएं, मोहम्मद जुबैर, शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उसमें क्या इमरान खान था उस पार्टी का लीडर? बिल्कुल नहीं। वो क्यों छोड़ गए भाई? उनको क्या मसला था? उनको तो इज्जत भी दी जाती थी, अभी तक देते हैं, अभी तक उनका नाम ले लेके बुलाते हैं कि आ जाएं जी वापस। वो क्यों चले गए? ये पार्टीज के अंदर ये चीजें चलती हैं, ये होती हैं, ये चलती रहती हैं। एक बात जो है, जो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, असद उमर हो, अली जैदी साहब हों, बड़े अच्छे लोग होंगे, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात होगी, बड़ी सज़ाएँ भी ली होंगी। अभी फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि उन पर तशद्दुद भी बहुत हुआ है और उसकी वीडियोज़ वगैरह भी बनी है। मैं उन सब बातों पे यकीन करता हूँ, लेकिन इस मौके के ऊपर ये जो टाइम है, इनको पार्टी में होना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस मौके के ऊपर उनको पार्टी में शामिल करना, ये पार्टी अगर पहले इंतशार का शिकार नहीं थी तो फौरन इंतशार का शिकार हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त जो लोग मौजूद है, जो लॉट मौजूद है, जुनैद अकबर की आप बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, ये जो लॉट मौजूद है, ये जब ये लोग आएंगे ना, तो ये ऐसे बिल्कुल वो तिनकों की तरह बिखर जाएगी पार्टी एकदम से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनको शामिल करना मुनासिब फैसला है। शामिल ज़रूर करें, लेकिन वो फैसला इमरान खान साहब का होना चाहिए। इमरान खान साहब खुद कहें, इनसे मिलें या व्हाटएवर, फिर ये मामला ठीक होगा। ये इनकी एंट्री बड़े पुरसकून तरीके से हो जाएगी, अदरवाइज इंतशार का बायस बनेगी। एक आखिरी बात, मुलाकात के हवाले से साकिब बशीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। इमरान खान साहब ने लिस्ट दी हुई है लोगों की जो उनसे मिलते हैं। अगर इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब का नाम उसमें नहीं डाला, तो आप बेचारे शिबली फराज या बाकी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? तो वो उनसे जरा बात कर ले, इमरान खान साहब को उनके जरिए मैसेज पहुंचाएं कि जी हमारा नाम भी उसमें डाल दें। जी जी ठीक है। साकिब, ये बताएं कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब तक कितने धड़े बन चुके हैं, और खान साहब का झुकाव किस धड़े की तरफ है? जैसे फवाद चौधरी की अगर हम बात करें, तो क्या वो हैं इस फेवर में कि उनको वापस लाया जाए? खान साहब का झुकाव तो खान साहब की तरफ ही है, क्योंकि पीटीआई का नाम इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। अच्छा। बाकी लोग भी जाहिर सी बात है उनके एक्टिव लोग हैं, लेकिन जो उनकी पहचान है वो एक ही है। 8 फरवरी इलेक्शंस आपको पता है, वो ना तो जी 8 फरवरी को जो इलेक्शंस थे, ना तो बैरिस्टर गोहर के नाम, ना शेर अफजल मरवत, ना किसी और बड़े नाम पर जो है वो उनको वोट मिला है, जहाँ पे ना उनकी कोई मुहिम चली, ना जलसा हुआ, ना उन्होंने कोई लोगों को मोटिवेट किया। सिर्फ सोशल मीडिया था और उसके ज़रिए एक इमरान खान के नाम से एक पैगाम जाता रहा, और उनको एक सूबे में 90% से ज़्यादा जो नशिस्तें मिल गई, और पंजाब में अच्छी खासी और कौमी असम्बली में वो आ गए। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान,
Right. इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे 2-3 मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स हैं जो ग्रुपिंग में इसका इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब का जेल में रहना सूट करता है। अच्छा, उसकी वो वजह कौन है? ये है कि एक तो जितने भी एक तो डेफिनेटली मौजूदा जो क़यादत है उसकी वजह यह है कि आप देखें कि 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही अभी रिसेंटली जो है वो बाहर आए हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, इमरान खान साहब खुद हैं, यास्मीन तो ये सारे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये सारे जेल में थे। फिर 9 मई में जो उनकी दूसरी लीडरशिप थी उनमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने जेलें नहीं काटी, इमरान इस्माइल हो गए, यासद उमर थोड़ा टाइम रहे तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साइड पे हो गए। इसी तरह फवाद चौधरी के हवाले से जिस तरह बात हो रही है, फवाद चौधरी जो है एक दफ़ा वो तो अदालत में निकलता और जो है वो भागते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ तय है कि 5 माह वो जेल में रहे और उनकी पूरी जो ख़ानदान है उसको नोटिस आते रहे और वो भुगतते रहे और 5 माह मुख्तलिफ मुकदमात उनके बनाए गए और सारे मुकदमात भी बड़े अजीब से थे। उसके बाद जो है वो बाहर आए हैं। तो फवाद चौधरी समेत दीगर जो लोग हैं, इमरान खान साहब ने जब बाहर आना है तो इनका जब तक फैसला होना है कि इनको वापस लेने के हवाले से। और ये भी इतलात थी कि जब फवाद चौधरी रिहा हुए थे तो उसके बाद अडियाला जेल से पैगाम आया था मुलाकात के लिए कि आप आए मुलाकात के लिए, डॉक्टर शीरी मजारी हैं। तो ये सारे लोगों का उस वक्त डिसाइड होना है। तो आप ये अज्यूम करें ना कि इमरान खान साहब अगर फर्ज करें 1 मंथ के बाद बाहर आते हैं तो टॉप की जो लीडरशिप है, जो पुराने लोग हैं, जो नए हैं, मिला के तो बहुत सारे लोगों की स्पेस खत्म हो जाएगी या वो पीछे उनको होना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप बनाया गया, इवन बैरिस्टर गोहर जो है या दीगर जो वकील थे जो एक्टिव किए गए थे, उस वक्त वजह यह थी कि कोई भी सियासी जो उनका लीडर था, सियासी लीडरशिप थी, उनको स्पेस नहीं मिल रही थी। जो भी आता था गिरफ्तार हो जाता था। वकील वो थे कि वो बार एसोसिएशंस के जोर पे मुख्तलिफ जगहों पे उनको जो है वो आगे लाया गया, उनको रोल दिया गया, वो एक्टिव हुए। तो जब इमरान खान साहब ने बाहर आना है तो इनका रोल जो है वो कम से कम हो जाना है। तो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनली रिफ्ट मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं राव साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, 8 फरवरी से आज पोजीशन काफी बेहतर है, चीजें हैं इनमें रिफ्ट है, वो अंदर जो देख रहे हैं। तो लेकिन यह है कि मेरा यह ख्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। आखिरी बात सिर्फ उमर अयूब साहब का जो रिजाइन है वो भी मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल चाहिए। आप अपोजिशन लीडर हैं, आप वो सवाल है, यहाँ पे फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल होगा। जो मैंडेट चोरी हुआ है, दीगर जलसे हैं, एहतजाज है, मुहिम है, सारी चीजें जो है उस हवाले से ताकि एक्टिव किरदार अदा कर सके। बिल्कुल ठीक है। टैक्स से भरा हुआ बजट पेश किया गया और अब मंजूर भी कर लिया गया है असेंबली में। इस पर अब सदर के दस्तखत करना बाकी है। अब इस बजट को IMF बजट कहा जा रहा है क्योंकि IMF से जो अगला मुआहिदा होना है उस मुआहिदे को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि जो IMF की शराइत हैं उसके हिसाब से बजट बनाया जाए। अब शराइत की वजह से जो बजट में चीज़ें लेकर आई गई हैं उसका एक नुकसान तो ये हुआ है कि अवाम खासी नाखुश है, साथ साथ अपोजिशन भी इसके ऊपर बात कर रही है। टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ है, महंगाई का बोझ है जो पड़ चुका है आवाम के ऊपर। मगर दूसरी तरफ हुकूमत के लिए सख्त प्रायोरिटी पर यह है कि IMF को खुश रखा जाए। अब खबरें ये आ रही हैं, 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक डू मोर का मुतालबा भी सामने आ रहा है कि जुलाई के अंदर गैस की कीमतें कुछ बढ़ाई जाएं, इसके अलावा बिजली के नर्ख कुछ बढ़ाए जाएं। मगर साथ साथ जो टैक्स लगाए गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है IMF की जानिब से। तो क्या IMF खुश हो पाएगा, इसी पर बात कर लेंगे। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कुछ है अभी बाकी जो IMF चाहता है कि हम करें बजट के अंदर? जो कुछ तो हो चुका है उसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो हम देख रहे हैं, तबसरा देख रहे हैं या उनकी जो अप्रोच देख रहे हैं, कुछ की तो बहुत एग्रेसिव है। जैसे कि कल से एक बहुत ज़्यादा शहबाज राना जो है हमारे बड़े अच्छे इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं, मेरी खुशकिस्मती है मेरे साथ उन्होंने काम किया है जब वो शुरू में आए थे, तो इट्स वेरी ब्रिलियंट इकोनॉमिक रिपोर्टर। कल की उनकी एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो बजट आया है इसमें पाकिस्तानियों के लिए 5 ऑप्शंस हैं। हाँ। पहली ऑप्शन ये है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ौरन मुल्क छोड़ दें। अच्छा। दूसरी उन्होंने ऑप्शन दी है कि तनख्वाह जो है वो बैंक अकाउंट की बजाय कैश में लें ताकि उनका टैक्स ना कटे।
ठीक है। और तीसरी उन्होंने ऑप्शन दी है कि अपने असासे FPR को जाहिर ना करें वरना वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे। अच्छा। चौथी उन्होंने कहा जी टैक्स नेट में अगर आप नहीं हैं तो कोशिश करें टैक्स नेट में ना आए, अपने आप को रजिस्टर ना कराएं। और पांचवी जो उन्होंने कहा है कि जी या फिर आप उस शराफिया का हिस्सा बन जाए जिनको हर किस्म की मराहत मिलती हैं, सारा कुछ। और उन्होंने उसकी वजह जो दी है, बहरहाल है तो ये बड़ा इंसाइटिंग किस्म की ट्वीट, लेकिन उन्होंने जो वजह दी है उन्होंने कहा है कि जी आपका 50% इनकम टैक्स में 50% इनकम टैक्स में जाएगा, 18% आपका सेल्स टैक्स में जाएगा जो मुख्तलिफ खरीदारी आप करते हैं, और तकरीबन जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है या विद होल्डिंग टैक्स वगैरह 25% उसमें चला जाएगा। तो 7% आप जो सैलरी है आपकी बचेगी, उस पर आप किस तरह से गुजारा कर सकते हैं। यही नहीं, अभी मैं देख रहा था तलत हुसैन है अनदर एंकर जो उन्होंने कहा है कि जी तनख्वाहदार तबके को अगले इलेक्शन में भरपूर तहरीक चला के बजट में जो चोरी से चीज़ें शामिल कर दी गई हैं तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ने के लिए, उसका भरपूर बदला लेना चाहिए। मेरा ख्याल है IMF पहले भी हमारे साथ उसने हाथ किया है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ खास तौर पे हाथ किया कि उनकी रेपुटेशन को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अभी फिर वो उसी तरह के इकदाम करने के चक्कर में है कि किसी तरीके से इसका बेड़ा गर्क किया जाए। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो रियलाइजेशन है शायद अभी तक नहीं है। आपने कल देखा जो पार्लियामेंटेरियंस ने अपने पर्क्स के ऊपर जो उन्होंने प्रपोजल दी थी, उनकी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसमें 150% इंक्रीज की बात की है। उनको एयर टिकट्स मिलती हैं महीने में 2 या 4 आई थिंक, तो बाकी जो मामलात हैं उनके तो उसकी उन्होंने की है। तो इसका मतलब है कि उनको भी कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, हमें 4 पैसे और मिल जाए तो बड़ी मौज लगी। चाहिए तो ये था, वो कहते हैं कि जी हमारी तनख्वाह आधी कर दें, हमारे अलाउंसेस कम कर दें, कोई मसला नहीं है। 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ी में वो आते हैं तो इसका मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आवाम का दुख दर्द किसी को महसूस हो, और उसकी एक बड़ी अच्छी खबर उन्होंने सुनाई वज़ीर ख़जाना साहब ने कल कि जी हमने पेट्रोलियम लेवी जो है वो 80 रुपये से 70 रुपये कर दी है। वो पता ये चला कि उन्होंने वो 70 रुपये जो की है वो आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें 250 अरब कम कर दिए हैं, वो इधर एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, तो क्या रिलीफ दे रहे हैं आप एक जगह से काट के दूसरी जगह कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा बहुत चलना था उसमें से कोई 200-250 अरब शायद किसी का कोई भला हो जाता, कोई किसी की सड़क नाली बन जाती या कोई पुल बन जाता, तो वो भी आपने उसमें से निकाल दिया। तो फिर किस तरह से आप मामला चलाना किस तरह चाहते हैं। IMF तो आपको तंग करेगा। हम वही बात में बार बार करते हो, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते, हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते, हम अपने मामला जो हम कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं करते। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उसमें क्या रुकावट है, ये कौन सा माइंडसेट है जो रोक रहा है इसको। ठीक है नजमुल साकिब साहब, कहा जाता है कि भाई IMF तो नागुज़ीर है, उसके बगैर तो काम इस वक्त चल ही नहीं सकता ना, तो उनको तो खुश करना ही पड़ेगा। मगर क्या हल यही है कि आवाम पर सारा बोझ डाल दिया जाए? ऑस्टेरिटी मेजर्स की जैसे बात कर रहे थे भी राव खालिद साहब, उस तरफ क्यों नहीं जाती हुकूमत? थोड़ा बर्डन शेयर करे ना आवाम का। अगर ये ऐसा हो जाए तो कमाल ही ना हो जाए रामीन। देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का थोड़ी सी तफसील के साथ जवाब दूं, राव साहब ने अभी वो 5 चीज़ें बताई हैं कि जी मुल्क छोड़ दें, बैंक में ये ना करें, वो ना करें, एसेट्स ना शो करें FBR को। जी। मेरे पास एक कुलिया है कि आपको इस बजट के जितने भी असरात हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो कोई पैसे लिए बगैर आपको मैं बताता हूँ सुकून सिर्फ कब्र में। और उसमें मुझे मेरा दिल ये चाहता है कि वो जो साहब राना साहब हैं वो इसको नंबर 6 पे रखें। अच्छा, आपको ये बजट बिल्कुल असर नहीं करेगा किसी किस्म का। आप टीवी बंद कर दीजिए, सेल फोन बंद कर दीजिए और अखबार ना पढ़ें। अच्छा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बजट कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका ध्यान होगा कि आपने क्या करना है। अगर मजदूरी है तो मजदूरी करनी है, दफ्तर भी जाना है, घर आना है, बीवी बच्चों का ख्याल करना है। कुछ तो वैसे ही आसार ऐसे हैं कि कोई समझ नहीं आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही। दूसरा ये जो आपके टॉक शोज़ हैं ना, और ये जो आपके सेल फोन का इस्तेमाल है, और ये टिकटॉक्स हैं, और ये जो फेसबुक है, और ये जो इंस्टाग्राम है, और ये जो अखबारों में वो जो सेंसेशनलाइज किया जाता है खबरों को। देखिए, IMF की बात हो रही है और अवाम की बात हो रही है।
मैं आपसे सीधे सीधे से 3 सवाल पूछता हूं, आप जवाब दें। मुझे ये बताइए कि बजट जब बनता है पाकिस्तान में तो वो आवाम के लिए होता है कि आप यानी IMF के लिए? जवाब दें। IMF के लिए होता है। आवाम के लिए होता है ना? नहीं, IMF के लिए होता है। IMF आप कह रही हैं IMF के लिए होता है? मैं रियलिस्ट बात कर रही हूँ। ये आवाम की चीज है भैया, IMF कौन होता है? अच्छा, दूसरा ये है कि अगर IMF को खुश कर लिया जाए, खुश कर लिया आपने कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसकी शराइत रखनी थी, आपने खुश कर लिया, किधर है वो 6 से 7 बिलियन डॉलर? हाँ, वो अभी किधर हैं, कहां पे हैं वो? उसकी तो उन्होंने कहा है, सुनने में ये आया है, खबर ये आ रही है कि उन्होंने मनसूख कर दिया अपना ये जो है आपके पास आना, विजिट करना और बात करना। तो फिर ये IMF को भी आपने खुश नहीं किया, अवाम को भी खुश नहीं किया, किसको खुश किया है? अच्छा, एक और बात भी आपको बताऊं मैं कि ये जो अमरीकी करारदाद आई है, आपके ख्याल में IMF के करता धरता वो जो लोग हैं उन्होंने नहीं पढ़ी? क्या उनको कोई मैसेज नहीं आया होगा? उनको कोई टेलेक्स या कोई फैक्स या कोई ईमेल मैसेज नहीं आया होगा कि अब आपने इसको इस तरह से लेना है? हम किस दुनिया में हैं? अच्छा, जल्दी से बताऊंगा कि IMF की जो असली शराइत हैं, IMF की जो असली शराइत हैं 3, उनमें से एक भी नहीं की गई इस बजट में। अच्छा, पहली शर्त उनकी ये थी कि टैक्स जो है वो अमीरों से लिया गया है, नहीं लिया गया। दूसरी शर्त उनकी इंपॉर्टेंट थी, सब्सिडीज खत्म करें, की गई हैं? नहीं की गई। अशराफिया की बात जो वो करते हैं ना, अभी तक वो कह रहे हैं मैं अशराफिया को ये कर दूंगा, बजट अप्रूव हो चुका है। तीसरा ये है कि आप अपने जो हुकूमती अखराजात हैं वो कम करें। मुझे ये बताइए, ये 3 शर्तें IMF की बुनियादी हैं, ये तीनों शर्तें नहीं मंजूर हुई, और जब डेलीगेशन उनका आएगा ना, सबसे पहले वो ये पूछेंगे। और इनको क्या किया जाएगा? वो जो फजिंग होती है ना, वो जो आप यानी फिगर वर्क करके जमा तफरीक करके जीरो करके बताते हैं, उस तरह की सूरत हाल है। तो मुझे जो नजर आ रहा है, इस वक्त की बॉटम लाइन आपको बताऊंगा मैं कि ये वो बजट है जिसमें अवाम भी नाखुश हैं, IMF भी नाखुश है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो लोग जो इस वक्त साहिब इक्तदार हैं, असहाबे इक्तदार, जिनके दिल में को थोड़ा सा दर्द है अपने मुल्क का और अपनी अवाम का, वो भी नाखुश हैं इससे। तो समझ नहीं आ रही क्या ऐसा किया गया है जो कि, तो वही हाल, वही चाल बेढंगी जो थी वो अभी भी है। बॉटम लाइन वही है, ये बजट जो आया है इससे कोई भी खुश नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि वजीर आजम साहब कैसे ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि इसमें अवाम को रिलीफ दिया गया है। मैं हैरान होता हूं कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये बजट जो है ये अवाम के लिए है। साकिब, आप बताएं क्या खबरें हैं IMF के हवाले से, अभी किस तरह के और मुतालबात सामने आ रहे हैं? और ये बात जो नजमुल साकिब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है कि जो 3 बुनियादी शराइत थी वो तो फिर भी पूरी नहीं की गई हैं, तो फिर तो IMF भी नाखुश और अवाम भी नाखुश। तो खुश कौन हो रहा है फिर? मिनिस्टर्स खुश हो रहे हैं मरात लेकर? नहीं, मिनिस्टर तो वो मरात तो उन्होंने अपना जो मफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ तो उन्होंने करना ही है, और जो हुकूमत है और हुकूमती जो वज़रा हैं वो कहीं पे भी इसको डिफेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है, इसको आपको गुजारना ही पड़ेगा, और हम पिछले 3 साल से यही सुन रहे हैं, 2022 में भी, 23 में भी और आज 24 में भी, कि मुश्किल वक्त है, गुजारा करें और आगे जो है वो गुजरें। 1500 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो पहले ये खबर आ रही थी, कल पता चला ये 200 अरब मजीद जो है वो उसमें बढ़ गए हैं, और 1700 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो इस बजट में लगाए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो वो जो शहबाज राना साहब ने पूरा अपना ट्वीट में नक्शा खींचा है, वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो नक्शा खींचा है कि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि आप कैसे जो है वो गुजारा कर सकेंगे कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मजीद आप जो है वो दबाएं, मजीद जो है वो उनसे खून जो है वो निचोड़ें। फिर इस जो बजट पेश किया गया है इसमें आप देखें कि क्या कहीं पे को पॉलिटिकल, को विजडम, को विजन, को चीज़ के अवाम पर इतना बोझ ना डाला जाए कि वो बर्दाश्त ही ना कर सकें। तो इस एंगल को भी कम से कम जो है वो देखा जाना चाहिए था, जो नहीं जो है वो देखा गया। अब इसी तरह आप देखें कि जो इसमें जो छूट दी गई है वो जो सरकारी मुलाजमीन है जो हाजिर हैं या रिटायर्ड हैं उनको ये छूट दी गई है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, प्रॉपर्टी अगर वो सेल करेंगे तो उस पर उनको जो है वो छूट दे दी गई है। इसमें
एक जो छूट है वो तो मेरे ख्याल में ठीक है कि शुहदा और जंग में जो जख्मी होने वाले लोग हैं, जो हमारे जो लोग होते हैं, उनकी हद तक, जो गाजी हैं उनकी हद तक तो ये छूट बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता कि इक्वली फिर सबको ट्रीट कर लिया जाता, कि आपने एक मखसूस तबके को एक जो है वो उसको छूट दे दी और बाकियों पर जो है वो बोझ डाल दिया। तो मुश्किल हालात हैं तो फिर इसको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो अशराफिया है, जो हुकूमत है, जो हुकूमती अखराजात हैं, उनको भी फिर उसी तरह कम किया जाए। जाए कि उनको जो है वो आप जो है वो खुद बढ़ा रहे हों और आप कहें कि नहीं, ये सारा बर्डन, सारी मुश्किलात, मुसीबतें, ये जो है वो आम आवाम ही जो है वो उसको झीले। अब जो बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, उन पर भी टैक्स जो है वो आपने लगा दिया है। अब सीमेंट की जो बोरी है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस पर टैक्स जो है वो अभी लगाया गया है, उसकी कीमत कम से कम 100 रुपया जो है वो एक बोरी की कीमत बढ़ने के इम्कानात हैं, बढ़ जाएगी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह बाकी जो अशिया हैं 1 जुलाई से जब जैसे ये इंप्लीमेंट होगा बजट और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तो एक महंगाई का भी तूफान आएगा। फिर हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि जैसे ये टैक्स लगते हैं तो जो चीजों के रेट हैं वो मन मर्जी और अपनी मर्जी पे लगा लिए जाते हैं। अल्टीमेटली अवाम के लिए कुछ नहीं है और हुकूमत को कम से कम कुछ ख्याल करना चाहिए था और करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी। ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात के वाक़यात जो सामने आ रहे थे, इस पर तो हमने बात की थी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के बाद और जिस तरह फिर बिलो द बेल्ट हमने देखा कि ज़ुबान इस्तेमाल की गई, गुफ्तगू हुई, नेशनल टेलीविज़न पर सब कुछ नशर हुआ, सब ने देखा। स्पीकर मलिक मोहम्मद ख़ान ने इस पर बहुत अच्छा ही फैसला किया है कि एथिक्स कमेटी एक बना दी गई है उनकी जानिब से, और वो ये कह रहे थे कि असम्बली का माहौल बेहतर बनाने के लिए हम कुछ इक़दाम ले रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि एथिक्स कमेटी एफिशिएंटली काम करे। अब कितनी एफिशिएंटली ये काम करती है ये तो देखा जाएगा बाद में, मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी असम्बली जिस पर करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने की एक ज़िम्मेदारी है, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को लीड करें, जिनको ये पता होना चाहिए कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है इस मुल्क में और एक्सट्रीमिज़म की जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें हाल ये है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं असेंबलीज़ में, उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक एथिक्स कमेटी बनानी पड़ गई है। ये कितना बड़ा डिलेमा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे पंजाब असेंबली के लिए, इसी पर बात कर लेते हैं। नज़मुल साकिब साहब, एथिक्स कमेटी बनाई गई है और वही बात कि अगर आप इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप असेंबली में बैठे हुए हैं इलेक्ट होकर, उसके बावजूद आप ख़ुद ये फ़र्क कर ही नहीं सकते कि किस तरह की बात करनी है, क्या एथिकल है, क्या नॉन एथिकल है। इस एथिकल कमेटी या एथिक्स कमेटी से पहले भी तो कुछ 4000 कमेटियां बनी थी ना, उन्होंने क्या किया? और अगर इस कमेटी ने कुछ सामने रख भी दिया तो उस पर अमल दरामद होगा? देखिए, ज़बान व बयान की बात हो रही है और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। मीर तकी मीर टांगे पे जाया करते थे तो 1 रुपया या 4 पैसे देते थे पूरे टांगे का। तो एक दिन उनको ख्याल आया कि सवारियों वाले टांगे में चलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने, क्योंकि उस पर 1 पैसा लगता है, तो वो सवारियों वाले टांगे में बैठ के जूं ही वो बैठे थोड़ी देर बाद उतर गए। क्यों उतरे? वो इसलिए उतरे कि जूं ही वो बैठे तो साथ वाले ने कहा, अरे कहाँ जा रहा है? तो मीर तकी मीर नीचे आए, उतरे और उन्होंने कहा कि मैं एक आने के लिए अपनी ज़बान ख़राब नहीं कर सकता। ये वो आलम तो मैं नहीं चाहता कि उस तरह का आलम इस तरह का हो कि आप यानी एहतियात से बात करें, तमीज़ से बात करें, तहजीब से बात करें, लबो लहजा आपका ठीक हो, लेकिन कम से कम इस इंतहा को तो ना पहुंचे जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब फ़र्ज़ करें कि उन्होंने जो कहा, मैं इसमें 2-3 आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तजावीज़ देना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की बात करनी हो तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सनाउल्लाह, ये जो हमारे हैं मस्ती खेल साहब, इन्होंने जो फ़िक्रा इस्तेमाल किया वो कुछ ऐसे भी कह सकते थे कि देखिए, आप जैसा चापलूस शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कि अखलाकियात का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए, जब आप ये कहेंगे तो क्या आपकी इज्जत कम हो जाएगी? अच्छा,
इस वक्त की आखिरी बात, अखलाकियात का जरा हिसाब किताब रखना चाहिए। और वो जो कहते हैं ना जी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, हम तो इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि ये लैंग्वेज पार्लियामेंट्री नहीं है। तो अगर मेरे मुल्क की पार्लियामेंट में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है तो मैं अपने बच्चों को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मतलब कैसे समझाऊं? अब तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सीम्स बेटर देन द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। राव खालिद साहब, पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगता है, पीपल्स पार्टी की भी मैं शायरी रहमान साहिबा की स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रही थी कि भाई पीटीआई है जो गालम गलोच का कल्चर लेकर आई है और असेंबलियों तक अब ये कल्चर पहुंच चुका है। पहले तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक था या ट्वीट्स तक होता था। आप अग्री करते हैं इस बात से या ये हिस्ट्री पुरानी जाती है? देखिए, कोई भी लेके आया है उसको कंडेमनेशन होनी चाहिए, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। शेरी बीबी मेरा ख्याल उनको पता नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्या तकरीरें करते थे, तो इसलिए वो पीटीआई के खाते में डाल रही हैं। ये को हमें को मसाइल है, लेकिन वो अवामी जलसों में करते थे और वो गाली वाली भी दे जाते थे बड़े आराम से। और उसके बाद कहते थे नहीं इसको काट दो ये ना लिखना। अच्छा। तो इस किस्म की वो यानी जज्बात जोश खिताबत में ये वो सारा आपने ट्रंप और बाइडन का देखा ना, जी, वो तो बड़े महजूब मुल्क समझे जाते हैं। और वो जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, हाँ, वो जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है एक दूसरे के बारे में, जिस तरह के ताने दिए हैं, तो वो मुझे तो लग रहा था हमारी पार्लियामेंट में गुफ्तगू हो रही है शायद। ये वहाँ भी एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। तो बात ये कि पब्लिक डिबेट में, अवामी जलसे में, तो पार्लियामेंट जैसे कहा गया पार्लिमानी जुबान, उसका मतलब ये है कि एक दायरे में रह के, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं, आपको लोगों ने वोट दे के भेजा होता है, वो समझते हैं कि ये हमारे मसाइल के हल के लिए बात करेंगे। तो एक लफ्ज़ों के हवाले से एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। लेकिन ये है, हम अदीब, शायर, सहाफ़ी जिनका लफ्ज़ों का कारोबार है, वो ये बात करें तो समझ आती है। पार्लियामेंटेरियन का काम तो है पॉलिसी साजी, अवाम की बेहतरी के लिए बात करना, अवाम की बेहतरी के लिए काम करना। बजट साजी का सेशन था, बजट बन रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है पंजाब असेंबली का भी, यहाँ पे भी, और इसमें गाली गलोच शुरू हो जाती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप इस किस्म की गाली गलोच और घटिया गुफ्तगू फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन पॉलिटिशियंस के बारे में क्रिएट किया गया है 70 साल में, वो उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको पार्लिमानी जमहूरियत मिले, या पार्लिमान के अंदर ये लोग बैठें, या कुछ जमहूरी कदरों का इनको एहसास हो। तो वो इम्प्रेशन एक गहरा होता है, किसी को सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का कल से मेरे दिमाग पे बहुत छाए हुए हैं। उनका जो पार्लियामेंट के अंदर रवैया है वो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला है। जिस तरह वो खवातीन के उल्टे सीधे नाम रखते हैं, जिस तरह वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टिगेट बहुत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस इंस्टिगेशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस इंस्टिगेशन के नतीजे में दूसरी पार्टी जो है वो एक कदम फिर आगे चली जाती है। तो ये चीज़ें ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो हल होना चाहिए। बाकी एथिक्स कमेटी, ये तरबियत होती है घरों से। आप मतलब आप छोटे बड़े के साथ बैठ के बात करते हैं, आपका तरीका कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रहे हैं, इसका फ़र्क जो है ना, वो तू और तुसी का फ़र्क या तुम और आप का फ़र्क, ये घरों में सिखाया जाता है, ये तरबियत का हिस्सा होता है। अगर आप उसका नहीं, गुस्से में एक आध जुमला निकल जाना और बात है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप कर रहे हैं तो यकीनन आपकी तरबियत में कोई कमी है। ठीक है साकिब, पॉलिसी से ज़्यादा अब ये देखा जाता है कि बयानबाजी की सियासत होती है, यानी ये डिबेट नहीं होती कि किसकी कारकर्दगी या पॉलिसी कितनी अच्छी थी, बल्कि डिबेट इस चीज़ से जीतने की कोशिश की जाती है कौन कितने ज़्यादा अच्छे पर्सनल अटैक्स कर सकता है, कितनी वल्गर या बिलो द बेल्ट ज़ुबान यूज़ करके दूसरे को ज़ेर कर सकता है। आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल यही होता है। और 2021 था, जून था, पीटीआई की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर, उन्होंने इसी तरह जो कौमी असम्बली में जो बदजुबानी हुई और वहाँ पे गालम गलोच हुई कि बंदा गुस्से में आ जाता है और गाली भी दे देता है, तो वो हालांकि उसके साथ कोई भी एग्री नहीं करता। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक जो है ना
वो हर पार्टी में जब भी कोई हुकूमत वक्त होती है, दूसरी तरफ अपोजिशन होती है, तो अब जो पार्टी लीडरशिप के सामने अपने नंबर बनाने के लिए वो जो रेड लाइन है वो भी क्रॉस करते हैं, ताकि जो है वो हमारे नंबर बन जाए। सनाउल्लाह मस्ती साहब जो है वो जब उन्होंने निकाली तो उसके बाद वो एक लेम लाइट में आ गए और उन्होंने कहा जबरदस्त किया है। मतलब ये मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई या सोशल मीडिया के लोग थे, उन्होंने मतलब हैरान कौन है कि इतना एक्सट्रीम रवैया और बिलो द बेल्ट अगर आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात हो रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरीन मज़ारी साहिबा के हवाले से क्या माजी में मतलब वो कहते रहे, तो इतने सीजन जो पॉलिटिशियन हैं, पुराने हैं, वो अगर ऐसी जुबान इस्तेमाल करें, या कल जो 2 दिन पहले जो वहाँ पे हुआ पंजाब असम्बली में। ठीक है, नजमो साकिब साहब क्या सवालात लेकर आए आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। सबसे पहले वो ज़रूरी सवाल, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया है कि बस कर दें, पाकिस्तान को चलने दें। पाकिस्तान को चलने दें यानी पाकिस्तान में तो केपीके भी आता है। ज़रूरी सवाल ये है कि सिर्फ पंजाब की बजाय पूरे पाकिस्तान को चलने की ख्वाहिश में केपीके का चलना भी शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आज का गैर ज़रूरी सवाल जी, वो तमाम लोग जिन्होंने बड़े इन्हिमाक से जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनी हैं, डिबेट सुनी है और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इसको बनना चाहिए, इसने ये गलत किया, उसने वो किया, उन तमाम ख़वातीनों हजरात से ये गैर ज़रूरी सवाल है कि किसी के भी सदर बनने से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आपने सवाल अच्छा छोड़ दिया। इसको ज़रूर हम कोशिश डिस्कस करें। ये सवाल आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं नाजरीन। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।